15 अगस्त 2025 है। आज हम आज़ादी के 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे देश में आज़ादी का मायने क्या है? मैं एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वर्मा, सामाजिक न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश का संयोजक हूं। आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ समाज सेवी व दार्शनिक चिंतक श्री केदारनाथ सचान जी से कि आप बताएं बाबूजी कि आज़ादी के पूर्व क्या स्थिति रही देश की, उसके बारे में कुछ। धन्यवाद वकील साहब राजेंद्र वर्मा जी। आप हमेशा तमाम सामाजिक मुद्दों पर आप बड़े जिज्ञासु हैं, चिंतनशील हैं, चिंता करते रहते हैं। आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें तो आज़ादी में तमाम सारे गुट आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे बड़ी लड़ाई तो सुभाष चंद्र बोस साहब थे, जिनकी आज़ाद हिंद फौज थी, और उन्होंने तो अपना खुद का अलग रेडियो स्टेशन, अपना सिक्का, अपनी राजधानी तक बना ली थी। और अगर वो दुर्घटना न होती, क्रैश न होता उनका विमान, उनका जहाज, तो शायद आज देश का नक्शा ही दूसरा होता। चूंकि उनके साथ तमाम संगठन थे, भगत सिंह जी की नौजवान सभा, इनकी जो और साथियों ने बनाई थी इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, इसके भी तहत तमाम लोग काम करते थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह खान, इनकी पूरी टीम उसी संगठन में काम करती थी। कांग्रेस के समानांतर ही लोग अपना सारा काम करते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खत्म होने के बाद देश का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और कांग्रेस इस आंदोलन की सर्वे सर्वा बन गई। अगर इतिहास देखें हम तो कांग्रेस ने कोई भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। उसने केवल एक महासभाएं करी। जब साइमन कमीशन आया तो उसने गो बैक साइमन के तमाम जिलों में छोटे छोटे कार्यक्रम किए। जलियांवाला कांड में भी गो बैक साइमन का ही सम्मेलन था। तो जो कांग्रेस अपना इतिहास बताती, आज़ादी लड़ाई का इतिहास बताती है, लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, हम नहीं कहते ये योद्धा नहीं थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे। राणा प्रताप तो मुगल काल के सैनिक थे, वो तो अपने किले की लड़ाई लड़ रहे थे। चित्तौड़ का किला इनका निशाना था। और रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को वारिस मान ले अंग्रेज सरकार, इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी। आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के रजीम में उस समय किसी नहीं लड़ी। जिन लोगों ने लड़ी उनको इतिहास से विलुप्त कर दिया गया। ये कांग्रेस की बड़ी साजिश है। इतने बड़ा संगठन जिसमें 60,000 सैनिक थे सुभाष चंद्र बोस के, उनका समूह का एक अपना पूरा सिस्टम था, तनख्वाहें मिलती थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल साहब, ये सब उनके वो बड़े बड़े कमांडर थे। तो इनका इतिहास एकदम लुप्त हो गया। आज़ादी मिल गई, और आज़ादी मिलने की भी एक घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल का या इंग्लैंड का हारना, और चर्चिल का इंग्लैंड में अविश्वास प्रस्ताव हार जाना एक बड़ी घटना हुई, पूरे विश्व के लिए बड़ी घटना हुई। कि जो देश तमाम सारे दुनिया के 2/3 हिस्से में शासन करता था, उसका प्रधानमंत्री जो बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, विंस्टन चर्चिल, उस समय चुनाव आ गया। वहां दोबारा चुनाव हुआ। 44 में घोषणा हुई, 42 का विश्व युद्ध था। 45 में इंग्लैंड में 2 पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मिस्टर चर्चिल जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी थे, और लेबर पार्टी के प्रत्याशी एटली थे। एटली के नेतृत्व में चुनाव लड़ा लेबर पार्टी ने, और उसने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हम जीत गए तो हम जितने भी हमारे गुलाम देश हैं, जितने भी हमारे हिस्से में देश हमारे अधीन हैं, हम सबको आजाद कर देंगे। ये बाकायदे उसने लिखा, एटली ने। और एटली जब जीत गया तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि उसने अपनी कुर्सी बैठ कर उसने सारे गुलाम देशों को चिट्ठी लिख दी कि अपनी अपनी आज़ादी ले जाओ। हर देश में महात्मा गांधी नहीं पैदा हुए थे, जहां नहीं कोई था वहां भी चिट्ठी लिखी कि आज़ादी ले जाओ। भारत में भी समस्या हुई, क्योंकि उस समय केवल जो सारे नेता, भगत सिंह की पूरी टीम, इनकी सारी टीम फांसी खा गई, आजीवन कारावास हो गया, सुभाष बाबू रहे नहीं, तो कांग्रेस के लिए बची। तो उसने जो चिट्ठी लिखी, टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इंडिया के लिए लिखी चिट्ठी, आज़ादी लेने के लिए। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद साहब। जब गांधी, नेहरू और पटेल साहब सब कोई आया कि लेटर आया इंग्लैंड से, अब आज़ादी की बात चलेगी,
तो आनंद फानन में अबुल कलाम आजाद साहब को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वो घटना अगर हम कहें, लोग सुनने वाले भी इनको बुरा मानेंगे, पहली घटना है जब हमने मुसलमान के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन खैर चलिए, हिंदुओं का सब मामला था, वो हट गए। फिर ये हुआ कि अचानक चुनाव कैसे हो जाए, फिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना जाए। इसके लिए एक लेटर जारी हुआ कि सारे राज्यों को, कि जो भी राज्य हैं वो बताएं कि हम अपना नेता किसे मानते हैं। किसे? कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था, वो किसी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री बनना था जी। तो सरदार पटेल साहब के समर्थन में 13 राज्यों का समर्थन पत्र आया, 2 वो आचार्य कृपलानी के फेवर में आया। नेहरू के साथ तो एक भी वोट नहीं था, केवल एक खान अब्दुल गफ्फार खान जो अफगानिस्तान के नेता थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होगा हम उसके साथ हैं, हम किसी एक व्यक्ति की कोई राय नहीं देते। उस चिट्ठी को आप चाहे नेहरू के फेवर मान लीजिए, चाहे जिसके फेवर मान लीजिए, एक अकेला ऐसा नेता था जिसने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं। तो ये चला। अब धीरे धीरे जो आज़ादी की लड़ी मिली, उसमें हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। और जब आज़ादी, भारत ने तो ये कहा कि साहब हमारे पास तो कोई संविधान ही नहीं है, हम आज़ादी कैसे लेंगे। तो चूंकि 1947 में जब भारत ने इंग्लैंड ने भारत को आज़ाद कर दिया, उसने अपने सारे अधिकारी वापस बुला लिए। इसके बाद जो हमारे जो आखिरी माउंटबेटन थे वायसराय, उनको महारानी विक्टोरिया ने भेजा कि जाओ आज़ादी को सही हाथों में दे के आओ। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे यहाँ आज़ादी 47 के बाद के वायसराय हैं। फिर उन्होंने सबसे वार्ता बाबा साहब से, जिन्ना से, गांधी से, हिंदू महासभा से, मुस्लिम लीग से, सारे लोगों की वार्ता करते कराते आज भारत का ये स्वरूप आपके सामने है। बाबूजी बताएं, देश की आज़ादी मिल जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान यहाँ लागू हुआ, उसके बाद की स्थिति क्या होनी चाहिए? क्या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए या और क्या? उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत सही सवाल है आदरणीय वकील साहब। आज़ादी, 15 अगस्त की आज़ादी का गुणगान कर लेना, अंग्रेजों की 2-4 बुराइयां बता देना, उससे हमारी आज़ादी का मकसद कतई पूरा नहीं होता है। हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं। ये त्योहार नहीं है, ये हमारे आत्मविश्लेषण का मौका है कि हम किन किन क्षेत्रों में आज़ाद हुए हैं। केवल अंग्रेज चले गए और सत्ता हमें दे गए, इससे पूर्ण आज़ादी नहीं हुई है। जीवन के तमाम सारे क्षेत्र हैं, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, वहां तो हम आज भी 10 के 10 गुलाम बने हुए। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उसमें लिखा था कि आज संविधान लागू होने के बाद संविधान विरुद्ध कोई भी विचार, पुस्तक, कहानी, ये आज के बाद सारे अमान्य है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ादी का स्वाद ही नहीं चख पाया, क्योंकि सारी पुरानी मान्यताएं, सारी गुलामी की चीजें हमारे ऊपर बनी रही। तो आज़ादी के बाद होना चाहिए था कि संविधान सम्मत, जो भी संविधान के विरुद्ध जो भी धार्मिक पुस्तक है, कहानी है, इतिहास है, राजा महाराजाओं की कपोल कल्पित कहानियां हैं, इन सबको भारत से हटा देना चाहिए था जी। और संविधान की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि संविधान ने कहा कि हम वैज्ञानिक समाज का निर्माण करेंगे, तो हमें विज्ञान पर आश्रित होना चाहिए था, विज्ञान पर सारा काम करना चाहिए था। अगर हम विज्ञान सम्मत अपने कार्य करते तो आज हम भी चीन की तरह बहुत आगे। जी जी। देश की आज़ादी के बाद बाबूजी आप ये बताइए कि लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ भी किसी तरीके का न कोई आंदोलन पनप पा रहा है, न किसी तरीके के आंदोलन के लोग तैयार हैं, इसके पीछे क्या? बहुत सही सवाल आपने वकील साहब किया। आपने इससे बेहतर सवाल आज की तारीख पे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम और पीछे अपने इतिहास में चले जाएं, जब विदेशी आक्रांता आए थे तभी चंद राजा के सैनिक लड़ते थे, जनता को उसमें कोई सरोकार नहीं था, वो अपने खेतों में काम करती रहती थी। आज़ादी की लड़ाई में भी हमें याद है, हमारे घर के पुरखे लोग बताते थे, वो भी सब उसमें जेल गए टाइम बे टाइम, कि ये था कांग्रेस के मेंबर बनो और ये जेल चलना है। आज़ादी की बात तो उन्हें नहीं था कि अंग्रेज को हटाना है और कांग्रेस के साथ जुड़ जाना है। तो हम आज़ादी की लड़ाई में हमारा वो हमारा ज्ञान बढ़ा ही नहीं कि हमें गुलामी कहाँ कहाँ हमारी है, उसकी बात हमने स्वीकार नहीं करी। वो बाबा साहब ने लिखा, उसको लोगों ने किताब समझा नहीं। तो आज़ादी की लड़ाई में हमारी हिस्सेदारी नहीं थी, तो आज भी नहीं हो रही है किसी काम में। सरकार जो करती रहती है, हम लोग अपना उसी तरह ढर्रम बने रहे।
आज आज़ादी को इतने दिन हो गए मिले, लेकिन आज आम लोग जो हैं बाजार के अनुसार सारी चीज़ें हो रही हैं। एक आम व्यक्ति जो है उपभोक्ता बन गया है पूरी तरीके से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज की आज़ादी, आज की गुलामी नए तरीके से आती है। अब सैनिकों से लड़ाई नहीं होती है, ज़मीन पे बहुत कम कब्जे होते हैं। कब्जे होते हैं तो सब देशों के पास हथियार हैं, युद्ध भी खूब होते हैं। अब आर्थिक साम्राज्यवाद का एक डंडा चल रहा है कि हाँ टैरिफ लगा दो, इसका सामान वहाँ न बिकने दो, वहाँ न करने दो। और जो बाजार उत्पादक और उपभोक्ता के अंडर में होनी चाहिए थी, बाजार उत्पादक के थ्रू होनी चाहिए कि हमारा माल हम क्या भाव यहाँ बैठ के बेचेंगे। उपभोक्ता कहता है भाई हमारी क्रय शक्ति ये नहीं है, हम बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उपभोक्ता और उत्पादक ये दोनों मिलकर के बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में जब विश्व बाजार खुल गया, हमने उदारीकरण अपना लिया, सब देशों को सामान जाने लगा, तो आज हमारे जीवन को हर तरह बाजार नियंत्रित कर रहा है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, कैसे त्योहार मनाएंगे, सब बाजार हमें एक पेटेंट वो दे रहा है, फार्मूले कि आप इस तरह दीपक जलाइए, ऐसा ये करिए। तो सारा पैसा धीरे धीरे, जैसे पहले पहले हमारा धन धार्मिक स्थलों में जाता था, मंदिरों में जाता था, वैसे आज सारा धन हमारा बाजार में जा रहा है और हम परेशान हो गए। ये आर्थिक गुलामी, ये नई आर्थिक गुलामी है जो, और इसी आर्थिक गुलामी के लिए बड़े बड़े नेता धन संचय कर रहे हैं, पार्टियों के नेता और सब लोग ये कर रहे हैं। ये हम पर एक नए तरह की आर्थिक गुलामी भारत में लद रही है। इसको पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बाबूजी, हम आपसे एक अलग सवाल हम करना चाहेंगे कि देश की आज़ादी के पास उसके बाद जितनी पार्टियां बनी, क्या उसके अंदर क्या डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है? नहीं है। यही हमारे लोकतंत्र के कमजोर होने के कारण है। जो लोग आज लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं, जो लोग संविधान बचाओ की बात जो पार्टियां करती हैं, किसी भी सामाजिक संस्था या पार्टी में वहां चुनाव लोकतंत्र है ही नहीं। जब बिना लोकतंत्र, अपने अंदर बिना लोकतंत्र समेटे जो राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र के बचाने की बात करती है, उनकी बातें खोखली है, इसलिए जनता उनको मानती नहीं है। अगर सब जगह लोकतंत्र हो जाए, क्योंकि जब लोकतंत्र नहीं होगा तो बेईमानी बढ़ेगी, भाई भतीजावाद बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर लोकतांत्रिक चुनाव होते रहे तो आदमी को डर रहेगा कि भाई हमें फिर वोट मांगना है, फिर इसके यहाँ जाना है, फिर समर्थन लेना है। तो लोकतंत्र ही ईमानदार व्यवस्था दे सकता है। और अगर लोकतंत्र टूटा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने का कोई मतलब ही नहीं। आज आज़ादी के जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, 79वां आज़ादी का जो त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, जगह जगह समाज में देखने को मिलता, तमाम जाति महासभाएं बन गई हैं, तमाम धार्मिक महासभाएं बन गई। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि क्या इसका आने वाले समय में क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारा जुड़ाव रामस्वरूप वर्मा जी के साथ रहा है, हम उस दर्शन को भी मानते हैं। ब्राह्मणवाद स्थापित करने का जो सबसे बड़ा उसका फंडा है वो मूर्तियां हैं, और उसने देश भर में मूर्तियां जगह जगह लगा दी, पहाड़ों में, नदियों में, मैदानों में। और हमारा देश पूरा धार्मिक तो नहीं बना, लेकिन मूर्ति पूजक बन गया। इसके लिए तो दयानंद सरस्वती जो स्वयं बहुत बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया। इस्लाम ने भी यही किया कि मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवाद ने देश में इतनी मूर्तियां बो दी कि हम त्योहार भूल गए, उन महापुरुषों के चरित्र को भूल गए, उनकी बातें भूल गए, केवल हम मूर्ति पूजने में लग गए। आज समाज में जो हो रहा है उसी की नकल हो रही है। हम ब्राह्मणवाद का जो जूठन है, जो उसका जो दुष्चरित्र है, उसको स्वीकार कर रहे हैं और अपने अपने जाति महापुरुषों की मूर्तियां बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। जब हम हजारों साल से देवी देवताओं की मूर्तियों से कुछ हासिल नहीं कर पाए सिवा पैसा देने के, चढ़ावा चढ़ाने के, हमें कोई सुरक्षा मिली, न शिक्षा मिली, न स्वास्थ्य मिला, न हमारा जीवन मिला, तो इन महापुरुषों को जो जाति मूर्तियां, इनसे हमें क्या मिलेगा? इनके थ्रू राजनीतिक दल हमारा वोट ले जा रहे हैं, वो हमारा धन ले जा रही थी मूर्तियां, और अब ये मूर्तियां हमारा वोट ले रही हैं। तो हमारा शोषण तो फिर हो रहा है। तो हमें मूर्तियों से और जाति महासभाओं से बचना चाहिए अगर हम आजादी का आनंद लेना चाहते हैं। ये दो चीजें बड़ी खराब हो रही हैं, दोनों ब्राह्मणवाद द्वारा पोषित हैं, और इसको हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हमें लग रहा है कि जात सभा बना के हम गौरवान्वित हो रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंस रहे हैं। एक वर्मा जी एक बात कहा करते थे कि जब जब आप जातिवाद करोगे, ब्राह्मणवाद अपने आप मजबूत हो जाएगा। बाबूजी, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज़ादी के इस पर्व को हम लोग मना रहे हैं, लास्ट में आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? सही मायने की आज़ादी क्या होगी, किस तरीके की होगी? आज़ादी सही मायने की है कि देखिए, गुलामी पहले भी गांव में बसती थी, आज भी बसती है।
शहरों में जो अमीर थे वो भी अंग्रेजों के साथ अपना व्यापार करते थे। हम लोग नाम नहीं लेंगे, हमारे कान में कई लोग मिलिट्री को बांस और चमड़ा के बेल्ट सप्लाई करते थे, कोई लोग उन्हें तंबू बना के देते थे। तो उस रोजगार तो उसमें भी था और लोग अंग्रेजों के साथ कारोबार करते थे, धन भी बहुत कमा रहे थे। लेकिन जो गांव की गरीबी थी, जहां सामाजिक गुलामी थी, उसके लिए हमने कोई कदम नहीं उठाया जी। दिल्ली के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सत्ता में बैठे और उन्होंने अपना सब काम शुरू कर दिया, गांव को किसी ने नहीं देखा। वहां आज तक छुआछूत नहीं खत्म हुआ। और एक बेईमानी हुई कांग्रेस टाइम में, जो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में बहुत सारी जमीन ली थी, तमाम राजे महाराजाओं की जमीनें मिली थी दान में, वो गांव में नहीं बांटी गई, वो सब चरागाहों में, मंदिरों में और गौशालों में लगा दी गई। बाबूजी, आजादी के हीरो कौन थे? देखिए, आजादी के हीरो अपने अपने संगठन में सब लोग थे जी। अगर हम संघर्ष की बात करें, जो लोग लड़े अंग्रेजों से, उन्हें भगत सिंह साहब की पूरी टीम थी, अशफाकुल्ला खान थे, राजगुरु थे, ये सारे लोग थे। इन लोग फांसी डॉक्टर गया प्रसाद, हाँ डॉक्टर गया प्रसाद, इन लोग काला पानी की सजा भोगी और इनके सजा होते और फांसी होते इन क्रांतिकारियों का आंदोलन थम सा गया। ये एक देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है। और कांग्रेस उनके बचाव में नहीं लगी, वो अपने सत्ता संचालन में लग गई और वो लोग बेचारे देश समाज से कट गए, वो मध्यम वर्ग के लोग थे। ये एक बड़ी त्रासदी आजादी के बाद भारत में। देश की आज़ादी के बाद बाबा साहब ने एक मांग की थी विक्टोरिया से कि आप हमें आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन सामाजिक जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या वो प्रसंग है? समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बाबा साहब को बहुत लोग आज भी कहते हैं साहब आज़ादी के में भाग ले लिया बाबा साहब ने। तो बाबा साहब कहते थे विक्टोरिया जब इंग्लैंड गए कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि हम आपके गुलाम नहीं है, हम तो इनके गुलाम हैं। भारत में जो सामंत है, जो सवर्ण है, इन जातियों के हम गुलाम हैं। अगर आप आज़ादी दे भी दोगे तो इनको आज़ादी मिल जाएगी, हमारी तो गुलामी जस के तस रहेगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा, तो जब उन्होंने बताया डिटेल में कि हमारे कुएं अलग है, हमें छूते नहीं, ये नहीं होते, तो विक्टोरिया आश्चर्यचकित हो गई, करे ऐसा भी कहीं होता है। तब उसने एक कमीशन बनाया जिसका नाम साइमन कमीशन हुआ कि जाइए और भारत में किसको किसको विशेष सुविधाएं देनी है उनका सर्वे करके आइए। उस काम के लिए साइमन साहब, यहाँ एंड्रू साइमन कुछ समथिंग नाम था साइमन उनका, और उनके नाम से कमीशन बना। भारत में आगे पूरे देश का उसने दौरा किया और सब जगह जातियों की स्थिति देखी, कौन कहाँ ज्यादा, सब ज्यादा पंजाब में, केरल साउथ में, क्योंकि वहां उन्हें सपोर्ट बहुत मिला। यहाँ पर जो मध्य यूपी है, यहाँ कोई बड़ा नेता साथ नहीं था सिवा शिवदयाल चौरसिया के, जो नाव थे, जो बाबा साहब के साथी थे। वो लोगों ने यहाँ बड़ी मदद की। यूपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पाई, बाकी मध्य प्रदेश भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भी पंजाब हरियाणा में सर, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा सर छोटू राम साथ में थे, क्योंकि पहले हरियाणा पंजाब एक था जी। तो सर छोटू राम साहब उसमें बड़े तल्लीनता से लगे और सब ज्यादा दलित की संख्या पंजाब में ही है, जो आज बढ़ के 2 हिस्सों में हो गया। पहले तो एक ही था पंजाब। सूरजमल भी नहीं, सूरजमल और पहले के हैं जी। आज उस साइमन कमीशन टाइम में सर छोटू राम थे, सूरजमल साहब तो वो किसानों के राज। आज आज़ादी के पर्व पर हमारा एक आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप आम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज़ाद हो जाने के बाद हमें क्या संदेश? हम चाहते ये हैं कि हमारे जो आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, जो आज़ादी की बात को सोचते हैं, समझते हैं, आज क्षेत्र में जाके ये पुनरीक्षण करें कि क्या हमारा महिला वर्ग, क्या हमारा दलित वर्ग या अछूत वर्ग अपनी सामाजिक आज़ादी से ऊपर उठा है। अगर नहीं उठा है तो केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से देश अभी तक नहीं सुधरा। ये 80 सालों में, लगभग 80 साल होने को आई, देख लिया देश ने कि केवल सरकारें नहीं बदल रही, क्योंकि उनके अंदर कोई लोकतंत्र ही नहीं है। तो हमारी लोकतंत्र की बढ़ोतरी होने के लिए जरूरी है कि हमारी सारी संस्थाएं लोकतांत्रिक हों, और इसमें राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए कि अगर आप राजनीतिक दल हो तो लोकतांत्रिक तरीके से सारे चुनाव हों, और उसके देखरेख भी चुनाव आयोग करे। जैसे सारे चुनाव आयोग करवाता है, उसी तरह राजनीतिक दलों के चुनाव को भी चुनाव आयोग देके अपनी निगरानी में चुनाव कराए। ये ना कि सर, आप क्या संदेश दें? आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सभी पूरे देशवासियों को जय हिंद, धन्यवाद। जय।